19 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में ढोलना थाना क्षेत्र के मारूपुर रोड से कुछ लोग गुजर रहे थे, लेकिन तभी अचानक उन लोगों की नजर रोड के किनारे एक महिला की लाश पर पड़ी। वो लाश बुरी तरह से कुचली हुई थी। महिला का शव मिलने से उस इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद घबराए लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी तुरंत मौका वारदात पर पहुंचती है और जैसे ही पुलिस उस लाश को देखती है तो पुलिस को शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन हो गया था कि ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये तो साजिश के तहत किया गया एक कत्ल है, क्योंकि उस महिला के शरीर पर चाकू या फिर किसी धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। इसके अलावा उस महिला के चेहरे को भी बुरी तरह पत्थर से कुचला गया था और ऐसा कातिलों ने सिर्फ इसलिए किया था ताकि उस महिला की पहचान ना हो सके। पुलिस ने घटना स्थल की जांच करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया। साथ ही पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों से उस महिला के कपड़ों और उसकी कद काठी से उसकी पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन उस इलाके में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उस महिला को नहीं पहचानता था। इसके बाद ढोलना थाने की पुलिस ने कासगंज जिले के सभी पुलिस स्टेशनों को सूचना दी और बताया कि उन्हें एक महिला की लाश मिली है, जिसकी उम्र लगभग करीब 34-35 साल के आसपास है। लेकिन पूरे कासगंज जिले के किसी भी पुलिस स्टेशन में इस उम्र की महिला की कोई भी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। और अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर कैसे पता लगाया जाए कि ये महिला कौन है और कहां की रहने वाली है। हालांकि पुलिस पूरी मेहनत और लगन से इस मामले की जांच में जुटी हुई थी, मगर फिर भी उस महिला की पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर 5 दिसंबर को, यानी इस घटना के 15 दिन बाद, आखिरकार कड़ी मेहनत और मशक्कत से सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को उस महिला की पहचान के बारे में पता चलता है। उस महिला का नाम बबीता था, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास थी। वो उत्तराखंड के रुद्रपुर में आदर्श कॉलोनी की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम राजकुमार है। महिला के बारे में पता चलते ही कासगंज पुलिस ने तुरंत उसके पिता राजकुमार से कांटेक्ट किया और उनसे बबीता के बारे में पूछताछ की। बबीता के पिता राजकुमार पहले तो घबरा गए कि पुलिस उन्हें फोन क्यों कर रही है, लेकिन जब पुलिस ने राजकुमार को बताया कि उन्हें एक महिला की लाश मिली है जिसकी पहचान उनकी बेटी बबीता के रूप में हुई है, ये बात सुनकर राजकुमार घबरा गए। वो तुरंत ही उत्तराखंड से कासगंज के लिए निकल गए। लेकिन जैसे ही पिता राजकुमार कासगंज पहुंचे और जब उन्हें वो शव दिखाया गया तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया था कि ये उनकी बेटी बबीता की ही लाश है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस राजकुमार से बबीता के बारे में कुछ पूछ पाती, उल्टा बबीता के पिता राजकुमार ही पुलिस वालों से पूछते हैं कि मेरी बेटी बबीता तो यहाँ है, लेकिन उसके साथ उसकी 2 बेटियां भी थीं, वो दोनों कहाँ हैं? जिनमें एक की उम्र 11 साल और दूसरी की उम्र लगभग 7 साल के आसपास थी। राजकुमार ने बताया कि बबीता की बड़ी बेटी का नाम मानन्या और छोटी बेटी का नाम अनन्या है। राजकुमार पुलिस से पूछते हैं कि वो दोनों कहाँ हैं, लेकिन पुलिस के पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था कि बबीता की दोनों बेटियां कहाँ हैं, बल्कि पुलिस को तो ये पता भी नहीं था कि बबीता के साथ उसकी 2 बेटियां भी थीं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ बबीता का ही शव मिला था। जब हम लोग तहकीकात कर रहे थे तो एक तथ्य प्रकाश में आया, जिसमें जानकारी मिली कि जो महिला है उनकी 2 बच्चियां भी हैं और ये बात की जानकारी नहीं थी किसी को कि बच्चियां जो हैं वो दिल्ली से आई हैं, दिल्ली में ही रुक गई हैं, मृतका के साथ में आई हैं या नहीं। इसके बाद पुलिस ने राजकुमार से कहा कि आप हमें बबीता के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। आखिर आपकी बेटी बबीता उत्तराखंड से इतनी दूर यहाँ कैसे पहुंची? साथ ही पुलिस ने राजकुमार से कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखो, हम उन दोनों बच्चियों को भी जल्द ही ढूंढ लेंगे। इसके बाद राजकुमार ने बबीता के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस को बताया कि उनकी बेटी बबीता की पहली शादी साल 2012 में हुई थी। ये शादी बबीता ने अपनी मर्जी से की थी, यानी उसने अपनी पसंद के लड़के से लव मैरिज की थी। हालांकि पहले उसके घर वाले इस शादी से नाराज थे, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए वो लोग भी इस रिश्ते के लिए मान गए। बबीता के पिता राजकुमार बताते हैं कि बबीता का ये रिश्ता 1 साल भी नहीं चल पाया था और फिर साल 2013 में बबीता और उसके पति के बीच रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो गए कि बबीता ने अपने पहले पति से तलाक ले लिया। घर वाले बबीता के तलाक लेने से भी नाराज थे, मगर वो लोग भी क्या कर सकते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद बबीता को अमरोहा के रहने वाले प्रमोद नाम के लड़के से एक बार फिर से प्यार हो गया। वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और जब उन दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो एक बार फिर बबीता ने प्रमोद के साथ शादी कर ली, यानी बबीता की ये दूसरी शादी थी। बबीता के घर वाले भी इस बात से खुश थे। उन्होंने सोचा
कि बबीता का पहला रिश्ता इसलिए टूट गया होगा क्योंकि शायद वो लड़का ठीक नहीं था। लेकिन इस बार सबको यही लगा कि प्रमोद अच्छा लड़का है, बबीता उसके साथ खुश रहेगी। इसके बाद 5-6 साल तक तो बबीता और प्रमोद के बीच सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इसी दौरान उनकी 2 बेटियां भी हुई, जिनमें बड़ी बेटी का नाम मानन्या और छोटी बेटी का नाम अनन्या रखा गया। बबीता और प्रमोद अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते थे। यहाँ पर रहते हुए बबीता भी नौकरी करने लगी थी, जिससे वो अच्छे खासे पैसे भी कमाती थी। लेकिन जब उनकी दूसरी बेटी हुई तो प्रमोद और बबीता के बीच रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। उन दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा। रोज रोज के झगड़े से प्रमोद चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। क्योंकि बबीता भी नौकरी करने लगी थी, इसलिए वो अब प्रमोद की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। इस बात से प्रमोद बहुत नाराज रहता था। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब बबीता और प्रमोद का रिश्ता भी टूट गया। यानी ये दूसरा रिश्ता जो बबीता की लव मैरिज ही था, वो भी खत्म हो गया था। बबीता कुछ दिनों तक बहुत दुखी रही, लेकिन फिर धीरे धीरे बबीता अपने कामकाज और दोनों बच्चों की देखभाल में व्यस्त हो गई और प्रमोद को भूल गई। इसी दौरान कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, जिस कारण लोग फेसबुक और सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहने लगे। क्योंकि बबीता भी फेसबुक पर काफी एक्टिव रहती थी, इसलिए कोरोना के दौरान ही फेसबुक पर बबीता की दोस्ती सहावर थाना क्षेत्र की नई बस्ती में रहने वाले अभिषेक भारद्वाज से हो गई। अभिषेक 25 साल का लड़का था, जबकि बबीता की उम्र उस समय 32 साल के आसपास थी। दोस्ती हो जाने के बाद उन दोनों में फेसबुक पर चैट होने लगी। क्योंकि अभिषेक बबीता के साथ हंसी मजाक करता था, इसलिए वो बबीता को बहुत अच्छा लगता था। और इसी तरह हंसी मजाक करते करते बबीता को अभिषेक से प्यार हो जाता है। लेकिन इस बार जिस लड़के से बबीता को प्यार हुआ था, उसकी उम्र बबीता से करीब 6-7 साल कम थी। लेकिन चूंकि वो बातें अच्छी करता था, इसलिए वो बबीता को बहुत अच्छा लगने लगा था। बबीता उसके साथ अपनी निजी जिंदगी की बातें भी शेयर करने लगी। उसने अभिषेक को बताया कि मेरी पहले एक शादी हुई थी, लेकिन उस लड़के से मेरा तलाक हो गया था। बबीता ने अभिषेक को यह भी बताया कि मेरी 2 बेटियां भी हैं और वो दोनों मेरे साथ ही रहती हैं। लेकिन अभिषेक को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो तो मनमौजी लड़का था। वो बबीता के साथ केवल एंजॉय करना चाहता था। और जब उन दोनों में प्यार हद से ज्यादा बढ़ा तो अभिषेक और बबीता के बीच शारीरिक संबंध बनने शुरू हो गए। फिर इसी दौरान उन दोनों ने शादी भी कर ली। ये बबीता की तीसरी शादी थी। क्योंकि ये शादी कोरोना के समय में हुई थी, इसलिए उन दोनों ने दिल्ली में एक आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर ली। बबीता के पिता राजकुमार ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद अभिषेक और बबीता दिल्ली के फजलपुर मंडावली इलाके में रहने लगे थे। शादी के बाद उन दोनों में सब कुछ ठीक चल रहा था, वो दोनों खुश थे। लेकिन फिर अचानक 19 नवंबर को बबीता का फोन स्विच ऑफ हो गया। पिता राजकुमार ने बताया कि 18 नवंबर 2024 को बबीता से उनकी आखिरी बार बात हुई थी। उसके बाद से बबीता का फोन लगातार स्विच ऑफ ही आ रहा था। पिता राजकुमार ने बताया कि अभिषेक से भी उनकी बातचीत नहीं हो पा रही थी। अभिषेक के बारे में पता चलते ही पुलिस तुरंत अभिषेक की तलाश में जुट गई, क्योंकि बबीता की दोनों बेटियां मानन्या और अनन्या भी गायब थीं। पुलिस का मानना था कि अगर एक बार अभिषेक उनके हाथ आ जाएगा तो सारा मामला क्लियर हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि आखिर बबीता के साथ उस दिन क्या हुआ था और उसकी लाश वहां कैसे पहुंची थी। क्योंकि अब पुलिस को ये तो पता चल ही गया था कि अभिषेक कासगंज का रहने वाला है और दिल्ली में रहने वाली बबीता की लाश भी कासगंज में ही मिली थी। इसलिए अब पुलिस को लग रहा था कि इस कत्ल में अभिषेक का कुछ तो कनेक्शन जरूर है। इसके बाद एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद से आखिरकार पुलिस ने नई बस्ती के रहने वाले अभिषेक को अरेस्ट कर लिया। और जब अभिषेक के फोन की कॉल डिटेल को खंगाला गया तो उसकी कॉल डिटेल में एक नंबर ऐसा था जिस पर अभिषेक की सबसे ज्यादा बात होती थी। उस नंबर को चेक करने पर पता चला कि वो नंबर किसी मुस्कान नाम की लड़की का है। इस बात का पता चलते ही पुलिस ने अभिषेक के साथ साथ उसकी प्रेमिका मुस्कान को भी अरेस्ट कर लिया। इसके बाद उन दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई। हालांकि पूछताछ के दौरान भी अभिषेक पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे मुस्कान जल्दी ही टूट गई और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि उन दोनों ने ही बबीता को कत्ल किया है। क्योंकि मुस्कान ने सारा सच उगल दिया था, इसलिए अभिषेक भी मजबूर हो गया और उसने भी अपना मुंह खोल दिया। अभिषेक ने पुलिस को बताया कि उसका और मुस्कान का अफेयर करीब 4 सालों से चल रहा था। उसी दौरान फेसबुक पर अभिषेक की दोस्ती बबीता से भी हो गई। क्योंकि बबीता काफी सुंदर थी, इसलिए अभिषेक उससे बातचीत करने लगा।
जहां एक तरफ अभिषेक मुस्कान के साथ अवैध संबंधों में था, वहीं अब दूसरी तरफ वो बबीता से भी प्यार भरी बातें करने लगा था। लेकिन फिर बबीता और अभिषेक के बीच नजदीकियां कब बढ़ती चली गई, उन दोनों को पता ही नहीं चला। असल में अभिषेक तो बबीता के साथ केवल मौज मस्ती के लिए बातें करता था, लेकिन बातें करते करते अचानक बात मिलने मिलाने तक पहुंच गई और जब वो दोनों मिले तो उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। आगे चलकर ये अवैध संबंध ही अभिषेक के गले की हड्डी बन जाते हैं। असल में अभिषेक और बबीता के बीच जब संबंध बनने लगे तो कुछ दिनों के बाद बबीता अभिषेक पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी थी। वो अभिषेक से कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी और तुमको बुरी तरह फंसा दूंगी। अब अभिषेक मरता क्या ना करता, यानी अभिषेक को ना चाहते हुए भी बबीता से शादी करनी पड़ी। अभिषेक तो बबीता के साथ केवल मौज मस्ती करना चाहता था, लेकिन उसकी ये मस्ती अब उस पर भारी पड़ गई थी। अभिषेक ने शादी करने से पहले बबीता के सामने ये शर्त रखी थी कि मैं तुमसे शादी तो कर लूंगा, लेकिन मैं कासगंज में अपने घर पर इस शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। असल में एक तो बबीता उम्र में उससे काफी बड़ी थी और दूसरा उसके साथ 2 बेटियां भी थीं। इसके बाद अभिषेक और बबीता ने दिल्ली के ही आर्य समाज मंदिर में अभिषेक के घर वालों से छुपकर शादी कर ली, क्योंकि बबीता तो दिल्ली में ही रहती थी। लेकिन अभिषेक शादी करने के बाद वापस अपने घर कासगंज चला गया। वो बीच बीच में बबीता से मिलने दिल्ली भी आता जाता रहता था। उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक बबीता को पता चला कि अभिषेक का किसी और लड़की से भी अफेयर चल रहा है। अभिषेक के अफेयर के बारे में पता चलते ही बबीता अभिषेक पर दबाव बनाने लगी कि जब हमारी शादी हो चुकी है तो अब तुम मुझे अपने घर ले चलो। लेकिन अभिषेक हर बार यही कहकर बात को टाल देता था कि मैं तुमको अपने घर इसलिए नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरे घर वाले तुम्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। अभिषेक ने बबीता से कहा कि मेरे घर वालों को तो ये भी नहीं पता कि मैंने 2 बच्चों की मां से शादी की हुई है, इसलिए हमारे घर वाले कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि वो लोग हम दोनों का जीना मुश्किल कर देंगे। और इस तरह डरा धमका कर अभिषेक बबीता को अपने घर कासगंज जाने से रोक देता है। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाने से भी नहीं छुपता। यही अभिषेक के साथ भी हुआ। असल में हुआ कुछ यूं कि जब एक दिन अभिषेक मुस्कान से बात कर रहा था तो उस समय अचानक बबीता उसके फोन की स्क्रीन पर मुस्कान की फोटो देख लेती है, जिसकी वजह से बबीता का पारा चढ़ जाता है और बबीता अभिषेक से साफ साफ कह देती है कि या तो तुम अपनी प्रेमिका मुस्कान से रिश्ता तोड़ लो, नहीं तो मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। उस समय तो उसने बबीता से कह दिया था कि अब वो मुस्कान के साथ कोई भी संबंध नहीं रखेगा। लेकिन अभिषेक और मुस्कान के बीच सब कुछ इसी तरह चलता रहता है और जब बबीता को यकीन हो गया कि अभिषेक मुस्कान को छोड़ने वाला नहीं है तो उसने अभिषेक से कहा कि अब मैं तुम्हारे घर वालों को साफ साफ बता दूंगी कि तुम मेरे साथ शादी कर चुके हो। अभिषेक बबीता की इस धमकी से बहुत ज्यादा डर गया था। उसने सोचा कि अब बबीता को रास्ते से हटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए सबसे पहले अभिषेक ने अपनी प्रेमिका मुस्कान को भरोसे में लिया। उसने मुस्कान को अपने और बबीता के बारे में सब कुछ बता दिया। अभिषेक ने मुस्कान को बताया कि वो तो बबीता के साथ टाइम पास करने के लिए फेसबुक पर चैटिंग किया करता था, लेकिन फिर पता नहीं कैसे वो उसके जाल में फंस गया, जिसकी वजह से उसे बबीता के साथ शादी करनी पड़ी। क्योंकि मुस्कान भी करीब 4-5 साल से अभिषेक के साथ रिलेशन में थी। वो अभिषेक से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो भी अभिषेक को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मुस्कान अभिषेक की बातों में आ गई। मुस्कान भी अभिषेक के साथ इस खौफनाक प्लान में शामिल हो गई। इसके बाद प्लान के तहत ही अभिषेक ने मुस्कान और बबीता की फोन पर बात कराई। मुस्कान ने बबीता से कहा, क्योंकि मैं भी अभिषेक से प्यार करती हूं और तुम भी उससे शादी कर चुकी हो, इस मामले को खत्म करने के लिए हम लोग एक साथ बैठकर समझौता कर लेते हैं ताकि लाइफ में फिर कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। बबीता मुस्कान के झांसे में आ गई। वो उससे मिलने के लिए तैयार हो गई और इस तरह मुस्कान ने बबीता को मिलने के बहाने से कासगंज बुलाया था। बबीता अपनी दोनों बेटियों को लेकर 18 नवंबर 2024 को दिल्ली से कासगंज पहुंच जाती है। इसके बाद मुस्कान ने किसी बहाने से उसकी दोनों बेटियों मानन्या और अनन्या को अपने किसी जानने वाले के पास भेज दिया। इसके बाद मुस्कान और अभिषेक ये कहकर बबीता को अपने साथ कार में बैठा लेते हैं कि पहले हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। बबीता भी अपनी बेटियों को छोड़कर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि बबीता को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद वो तीनों कार में बैठकर मारूपुर रोड पर निकल जाते हैं और फिर एक सुनसान जगह देखकर अभिषेक कार को रोक देता है। बबीता सोचती है कि शायद वो लोग यहाँ रुककर कुछ बात करेंगे,
लेकिन इससे पहले कि बबीता उनसे कुछ पूछ पाती, उन दोनों ने मिलकर बबीता पर हमला कर दिया। जहां अभिषेक चाकू से बबीता पर ताबड़तोड़ वार कर रहा था, वहीं मुस्कान ने भी एक पत्थर उठाकर बबीता के सिर पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिए। उन्होंने बबीता के सिर और चेहरे को इस तरह से कुचल दिया था ताकि उसकी पहचान तक ना हो सके। इसके बाद उन्होंने बबीता के शव को वहीं झाड़ियों में फेंक दिया और फिर वो दोनों अपने घर वापस आ गए। जानकारी करने पे ज्ञात हुआ कि इनके पति और इनकी पति की जो प्रेमिका है उनके द्वारा इनकी महिला की हत्या कर दी गई। और क्योंकि ये जो इनके अवैध संबंध है उसको लेकर आपत्ति करती थी। इसमें जब हम लोग तहकीकात कर रहे थे तो एक तथ्य प्रकाश में आया जिसमें जानकारी मिली कि जो महिला है उनकी 2 बच्चियां भी हैं। बबीता को तो उन्होंने ठिकाने लगा दिया था, लेकिन अब अभिषेक को ये डर सताने लगा था कि अगर बबीता की दोनों बेटियां जिंदा रहीं तो उनका ये राज खुल जाएगा और वो दोनों पकड़े जाएंगे, क्योंकि बबीता को उसकी बेटियों ने उनके साथ जाते हुए देखा था। इसलिए 19 नवंबर की रात को एक बार फिर से खौफनाक साजिश रची गई। मुस्कान और अभिषेक ने बबीता की दोनों बेटियों को भी घुमाने के बहाने गाड़ी में बिठा लिया, क्योंकि वो दोनों बच्चियां अभिषेक को अक्सर अपने घर आते जाते हुए देखती थीं। उन्हें अभिषेक पर भरोसा था, इसलिए वो दोनों मासूम बच्चियां अभिषेक पर भरोसा करके कार में बैठ जाती हैं। मुस्कान और अभिषेक उन दोनों बच्चियों को भी एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। इसके बाद अभिषेक बड़ी बेटी मानन्या का गला दबाता है और मुस्कान छोटी बेटी अनन्या का गला दबाती है, और इस तरह बबीता की दोनों मासूम बेटियां भी तड़प तड़प कर दम तोड़ देती हैं। उन दोनों को कत्ल करने के बाद अभिषेक और मुस्कान ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बड़े ही शातिर तरीके से उन दोनों बच्चियों के शवों को अलग अलग जगह पर फेंक दिया था। बड़ी बेटी मानन्या की लाश को उन्होंने सिकंदरपुर इलाके की झाड़ियों में फेंक दिया था। इसके बाद छोटी बेटी अनन्या के शव को उन्होंने वहां से कई किलोमीटर दूर सहावर थाना क्षेत्र की एक नहर में फेंक दिया। हालांकि पुलिस ने बबीता का शव तो 19 नवंबर यानी वारदात के एक दिन बाद ही बरामद कर लिया था, लेकिन अब पुलिस ने अभिषेक और उसकी प्रेमिका मुस्कान की निशानदेही पर बबीता की दोनों बेटियों के शवों को भी थाना सिकंदरपुर क्षेत्र से बरामद कर लिए थे, जो पूरी तरह से कंकाल बन चुके थे। इधर बबीता के पिता राजकुमार का भी रो रो कर बुरा हाल था, मगर जो होना था वो तो अब हो चुका था। बबीता जा चुकी थी, लेकिन उसकी 2 मासूम बेटियां जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, वो दोनों मासूम बच्चियां भी अपनी मां की चाहत की बलि चढ़ गई थीं। इसके बाद अभिषेक और मुस्कान के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट तैयार करके उन दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।